आपने 1000 रुपया लिफाफा में भर के महेंद्र सिंह धोनी को भेजा था और उसमें लिखा था कि धन्यवाद इस रिजल्ट के लिए। जब आईपीएस बने थे तो क्या ये सोच के आए थे कि बस सरकारों से पंगा लेना है? मुलायम सिंह यादव का आपके पास फ़ोन आता है कि मुलायम सिंह यादव के ऑफिस से या फिर उन्हीं के द्वारा आपको यह धमकी भी मिली थी कि थोड़ा सा कंट्रोल में रहो, कितना सही है और क्या था मामला? रेप के भी केस लगे आपके ऊपर, रेप का भी आरोप लगा आपके ऊपर, ऐसी क्या परिस्थिति थी? और मुझे लगता है कि एक दो ऐसे भी केस थे जिसमें आपको आरोपियों को बचाने का भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा था हाल फिलहाल में, क्या था पूरा मामला? पहला यही सवाल है कि समय से पहले रिटायर हो गए, क्यों? मैंने राज कपूर साहब की एक फिल्म देखी थी जिसमें कोई बात किसी ने कहा था, तो उन्होंने कहा था, उसे कहा था कि तुम्हारे साथ ऐसा बार बार क्यों होता है? तो उन्होंने कहा था कि मेरी सूरत ही कुछ ऐसी है। सरकारी नौकर होते हुए राजनीतिक आकाओं का गुलाम बना रहे, उनकी समस्त आज्ञाओं का पालन करता रहे। उसमें भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल चेहरा आपको माना जाता रहा है। सपा की सरकार थी, उस समय भी आप सरकार से पंगा ले रहे थे। मौजूदा सरकार ऐसा क्यों मान रही है कि आप उनके धुर विरोधी हैं? क्योंकि आप तो हमेशा से जैसे कि सिस्टम को लेकर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट अधिकारी माने जाते थे, तो मौजूदा सरकार उसको पचा नहीं पाई क्या? मतलब कहीं ना सरकारें बदल जाती हैं लेकिन परेशानियां नहीं बदलती। सरकारें बदल जाती हैं, परेशानियां नहीं बदलती, हालात नहीं बदलते और रुसवाइयाँ नहीं बदलती। घोषणा की थी कि मैं गोरखपुर से यदि तत्कालीन और वर्तमान मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे तो मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। नमस्कार, मैं हूं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। इनसाइड भारत टीवी का नया शो पत्रकार चाय वाला। मेरे साथ पत्रकार चाय वाला के जो नए मेहमान हैं उनका नाम बताना एक औपचारिकता मात्र है। कौन नहीं जानता है? अमिताभ ठाकुर जी हैं, पूर्व आईपीएस 1992 वाले बैच से, और बहुत सारी चर्चा इनकी उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर अगर बात की जाए तो होती रहती है, और खासकर हाल फिलहाल में बहुत सारी चर्चाएं चली। तमाम सवाल हैं मेरे पास अमिताभ ठाकुर जी से पूछने के लिए, बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इनसाइड भारत टीवी पे। नमस्ते। समय से पहले, पहला यही सवाल है कि समय से पहले रिटायर हो गए, क्यों? देखिए, जो मैं समझ पाया हूँ कि इस देश में जो व्यक्ति यदि सरकारी नौकर होते हुए राजनीतिक आकाओं का गुलाम बना रहे, उनकी समस्त आज्ञाओं का पालन करता रहे, तो वह समझ लिया जाए कि कब्र के आखिरी मुकाम तक उसे कोई ना कोई सरकारी रुतबा, सरकारी पद मिलता रहेगा। वह पहले डीजीपी बनेगा, फिर कहीं का राज्यपाल बनेगा, फिर कुछ बनेगा, फिर किसी जांच आयोग में जाएगा। लेकिन यदि आपने आकाओं की बात नहीं मानी, उनकी बातों पे अपना दिमाग लगाया, सच का साथ देने का कार्य किया, सच का साथ देने की कोशिश की, तो फिर आपके लिए 50 साल की नौकरी भी भारी पड़ जाती है। मैंने देखा इन्हीं सरकारों ने एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया, ऐसे डीजीपीज को, ऐसे चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन दिया जिनके बारे में सबों को सब विज्ञ थे कि जिनकी कुख्याति है, जो जन विरोधी कार्य करते हैं। लेकिन ऐसे अफसरों को आप लगातार, मौजूदा सरकार जो है वह लगातार एक्सटेंशन दे रही है। मेरी नौकरी उनको 50 साल में भारी लगने लगी। तो यह तो मुझे लगता है कि व्यक्ति व्यक्ति का फेर है, व्यक्ति व्यक्ति की स्थितियों का फेर है, और यदि आप उनके साथ हैं तब तो आप जीवन पर्यंत नौकरी कीजिए। यदि आपको लगता है कि आप उनके खिलाफ हैं, यद्यपि आप उनके खिलाफ नहीं हैं, आप संविधान के अगर साथ हैं, यदि आप कानून के साथ हैं, तो आपके लिए चलना मुश्किल है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके बारे में सुनी है, और जब पूर्व सरकार थी, इसके पहले की जो सरकार थी, उसमें भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल चेहरा आपको माना जाता रहा है। सपा की सरकार थी, उस समय भी आप सरकार से पंगा ले रहे थे। तो ये पंगा लेना, जैसे कि जब आईएएस बने थे आप, जब आईपीएस बने थे, तो क्या ये सोच के आए थे कि बस सरकारों से पंगा लेना है? नहीं, पंगा लेने की कभी कोई इच्छा नहीं रही। मैंने कभी अपनी जान भर किसी से पंगा नहीं लिया, लेकिन पंगे होते रहे, पंगेबाज की ख्याति बनती रही। मुझे इस पे कोई अफसोस नहीं है कि लोग मुझे पंगेबाज समझते रहे। अफसोस इस बात का है केवल कि व्यवस्था ऐसी क्यों हो गई कि सच बोलना पंगेबाजी मानी जाने लगी।
मुलायम सिंह यादव का आपके पास फ़ोन आता है, ये चर्चा का विषय, मैं इसको पूरी पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन यह सवाल था। और मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था कहीं पे तो लिखा हुआ था वहाँ पे कि मुलायम सिंह यादव के ऑफिस से या फिर उन्हीं के द्वारा आपको यह धमकी भी मिली थी कि थोड़ा सा कंट्रोल में रहो। कितना सही है और क्या था मामला? देखिए, मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का मुझे फ़ोन आया था और वह फ़ोन हमने सार्वजनिक भी किया। मुलायम सिंह जी ने इस बात को जब इसकी विवेचना होने लगी तो कोर्ट ने उन्हें अपने आवाज़ का नमूना देने को कहा था कि आवाज़ की मिलान हो। मुलायम सिंह जी ने उसे स्वीकार किया था कि मेरी आवाज़ है और उन्होंने नमूना देने से मना कर दिया था। यद्यपि उनका यह तर्क था कि वो धमकी नहीं देना चाह रहे थे, वह मुझे समझा रहे थे। अब वह उनका तर्क था कि वो समझा रहे थे, मेरा मानना रहा, अंत तक मानना रहा कि वो धमकी थी। अब मुलायम सिंह जी एक दिवंगत हो गए हैं और इस स्थिति में अब उस घटना में वह सच कह रहे थे या मैं सच कह रहा था, चूँकि किसी लॉ कोर्ट ने इसका निर्णय नहीं किया, अतः मैं इससे आगे बढ़ के कोई और टिप्पणी करूं वह मेरी ओर से अनुचित और अमानवीय होगा। मौजूदा सरकार ऐसा क्यों मान रही है कि आप उनके धूर विरोधी हैं? चूँकि आप तो हमेशा से जैसे कि सिस्टम को लेकर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट अधिकारी माने जाते थे, तो मौजूदा सरकार उसको पचा नहीं पाई क्या? देखिए, मेरी अपनी कुछ गलतियां तो ही हैं। मैंने राज कपूर साहब की एक फिल्म देखी थी जिसमें कोई बात किसी ने कहा था, तो उन्होंने कहा था, उसे कहा था कि तुम्हारे साथ ऐसा बार बार क्यों होता है, तो उन्होंने कहा था कि मेरी सूरत ही कुछ ऐसी है। तो मुझे लगता है कि कुछ मेरी सूरत और सीरत में ही कुछ ऐसा खोट है कि मतलब कहीं ना सरकारें बदल जाती हैं लेकिन परेशानियां नहीं बदलती। सरकारें बदल जाती हैं, परेशानियां नहीं बदलती, हालात नहीं बदलते और रुसवाइयां नहीं बदलती। क्या लगता है सिस्टम से कहाँ तक लड़ पाएंगे आप? देखिए, इस जन्म में तो अब जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसी न किसी पद पे रहते हुए कब्र में जाएंगे, उसी तरह मैं तो लड़ते लड़ते ही कब्र तक जाऊंगा। सोच रखा है? ये मेरी नियति है, इसमें मेरे पास विकल्प नहीं। एक प्रकरण है, बहुत पुराना प्रकरण है, शायद विश्व कप भारत खेल रहा था और उस वक्त फाइनल में भारत हारा था और आपने 1000 रुपया लिफाफा में भर के महेंद्र सिंह धोनी को भेजा था और उसमें लिखा था कि धन्यवाद इस रिज़ल्ट के लिए, ताकि लोग फाइनल का मैच कभी भी अपने काम धाम को छोड़ के देखने के लिए उतावले ना हो। इस तरह का कोई टिप्पणी था। मैं पूरा प्रकरण जानना चाहता था और ऐसा क्या था कि मतलब हार जीत तो होती रहती है, तो इस तरह से टिप्पणी कितना उचित था? देखिए, अब इसके पीछे एक बैकग्राउंड है, और मैं नहीं कह रहा कि मैं उसमें सही पे हूँ। मेरा यह मानना है, मेरी व्यक्तिगत सोच है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि भारत में क्रिकेट एक गेम के रूप में हमारे देश के जो हालात हैं, ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, पूरी तरह व्यक्तिगत सोच है। हमारे देश के जो हालात हैं, जिन स्थितियों से हम रूबरू होते हैं, उनमें भारत हमारे देश के लिए क्रिकेट हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं अनुपयोगी भी हो रहा है और परेशानी तलब भी हो रहा है। कुछ चुनिंदा खिलाड़ी जो हैं लाखों करोड़ों अरबों में जा रहे हैं, लेकिन वह बांट क्या रहे हैं? घंटों घंटे आपके हमारे बर्बाद कर रहे हैं। ऑफिसें बंद हो जाती हैं, लोग रुक जाते हैं, इतने गरीब देश में जो अभी तरक्की के लिए संघर्ष कर रहा है। तो यह मेरी जो सोच है, कहीं ना कहीं जो जन आधारित सोच है, जनोन्मुख सोच है और कहीं ना कहीं जो वाम विचारधारा है, उससे प्रभावित है, जिसमें मुझे यह खेल एक बुर्जुआ खेल लगता है और मैं उस खेल को पसंद नहीं करता। तो इसमें महेंद्र सिंह धोनी या कोई व्यक्ति विशेष मेरी निगाह में महत्वपूर्ण नहीं था। ये मेरे अंदर की सोच थी, जिसको मैं कह सकता हूँ कि मैंने एक नए ढंग से उसको पेश किया था। सर, हाल फिलहाल में कई सारे, चूँकि मैंने परिचय ही दिया कि हमेशा कंट्रोवर्सी में आप रहते हैं, रेप के भी केस लगे आपके ऊपर, रेप का भी आरोप लगा आपके ऊपर, ऐसी क्या परिस्थिति थी? और मुझे लगता है कि 1-2 ऐसे भी केस थे जिसमें आपको आरोपियों को बचाने का भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा था हाल फिलहाल में। क्या था पूरा मामला?
देखिए, मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में हूँ जिन पर हर तरह का मुकदमा दर्ज हो चुका है। बलात्कार का, आय से अधिक संपत्ति का, किसी महिला को आत्महत्या के लिए बाध्य करने का, देशद्रोह का, तमाम किस्म के एफआईआर मुझ पे हुए। आईपीएस अफसर रहते एफआईआर हुए। ज़्यादातर मामले जो है जिसमें भी निष्पक्ष विवेचना हुई वो मामला झूठे पाए गए। पिछले दिनों अब मैं गोरखपुर आ रहा हूँ। मैंने इससे पहले अगस्त 2021 में गोरखपुर आने की सोच रखी थी और उस समय मैंने यह घोषणा की थी कि मैं गोरखपुर से यदि तत्कालीन और वर्तमान मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे तो मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। मैं यह जानता हूँ और मैं सार्वजनिक कह सकता हूँ कि मैं उस समय भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं था और अभी भी नया राजनीतिक व्यक्ति हूँ, नौसुखुआ राजनीतिक व्यक्ति हूँ। मेरे पास कोई वोट बैंक नहीं था। आज तक मैं नहीं समझ पाया कि योगी जी या उनकी टीम इस प्रकार क्यों उन्होंने इस प्रकार रिएक्शन किया उन्होंने कि मुझे उसके बाद ही जो आप कह रहे हैं जो एक ऐसे मामले में जिसमें मृतिका ने 8 लोगों पर समान आरोप लगाए। मान लिया जाए कि अगर एक पल मान भी लीजिए कि मेरे खिलाफ आरोप सही थे, मान लीजिए, और मृतिका अगर सही बोल रही थी यह भी मान लिया जाए, तो मृतिका ने जब A, B, C, D, E, F, G और H पर आरोप लगाए तो यह कैसे संभव है कि आपने केवल A के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया और B से H को छोड़ दिया? 7 लोगों को समान आरोप में आपने छोड़ दिया। एक व्यक्ति अमिताभ ठाकुर के खिलाफ आपने एफआईआर लिखवाया। एफआईआर लिखवाते ही आपने मुझे गिरफ्तार किया। यह वो हालात हैं जो इस बात को बताते हैं कि निश्चित रूप से इस मामले में मेरे साथ अन्याय किया गया। चूँकि आप अपनी पार्टी भी बना चुके हैं और अब चुनाव मैदान में भी उतरने जा रहे हैं, क्या भविष्य देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश की राजनीति चूँकि ऐसी है, जातिगत समीकरण बड़ा मायने रखता है, वोट बैंक की राजनीति यहाँ पे होती है। भले से कोई भी राजनेता इस बात को नकारे, लेकिन एक माहौल तो बनाया जाता है अपने वोट बैंक का, जातिगत राजनीति का। तो इस तरह से कितना मतलब कि समझ पाएंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, कितनी भूमिका आप निभा पाएंगे? जिस तरह से एक सरकारी नौकर मात्र होते हुए, एक एक्टिविस्ट मात्र होते हुए मैं यह समझता हूँ, अनुभव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में और कुछ न हो, लड़ने का, अपने अधिकारों के लिए खड़ा होने का मैंने जो जज्बा दिया है, जिसको तमाम लोग जिस बात को अक्सर कहते हैं, तो अगर मैं तन्हा व्यक्ति एक प्रकार से तमाम लोगों के लिए, और मुझे इस बात की खुशी होती है कि उनके लिए मैं प्रेरणा स्रोत होता हूँ कि तुमने मुझे, वो कहते हैं कि आप लड़े, अगर आप फलां से लड़ सकते हैं, क्योंकि मुझ पर 2 मुख्यमंत्री के सामने आके सीधे लड़ने का भी तमगा कहिए, आरोप कहिए है, तो वो कहते हैं कि अगर आप मुख्यमंत्री के सामने खड़े हो सकते हैं तो मैं फलां के खिलाफ खड़े नहीं हो सकता। यदि मैं तन्हा ये कर सकता हूँ तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब हमारे पास टीम रहेगी जो आपके अगल बगल दिख रही है, तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जहाँ तक यह है कि हम वोट पावें, सीट पावें, वोट और सीट की चिंता मुझे नहीं है। मुझे एक वोट न मिले, एक सीट न मिले, लेकिन अन्याय अत्याचार के खिलाफ जो लड़ाई है वो हमें, चूँकि वही हमारा प्रमुख ध्येय है, कार्य है, उसे तो हमें करने से कोई नहीं रोक पाएगा। मुद्दा क्या होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में? अमिताभ ठाकुर के पार्टी का मुद्दा क्या होगा? हमारे बहुत छोटे से मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि हर व्यक्ति अपने अधिकारों से परिचित होवे। यदि गन्ना किसान है तो जाने कि उत्तर प्रदेश में यूपी शुगर एक्ट है, जिसमें कि 15 दिनों में भुगतान नहीं होने पर 12% ब्याज मिलना है, और अगर नहीं ब्याज देता है मिल मालिक तो 6 महीने की कारावास है। नागरिक हमारे प्रदेश का यह जाने, उत्तर प्रदेश का नागरिक यह जाने कि जनहित गारंटी कोई एक्ट है जिसमें हर कार्य करने का की समय सीमा है, उसका अधिकार है। लोग अपने अधिकारों को जाने, पहचाने, उसके लिए ही हमारी पार्टी काम करेगी। उनको इसके लिए विवेकवान बनाना, इसके लिए उद्वेलित करने का कार्य करेगी। इनसाइड भारत टीवी को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी, जिनके ऊपर मुकदमे
पता गिनना पड़ेगा कि कितना होगा, वो ऑफिशियल कहीं पे नहीं है, हमेशा कंट्रोवर्सी में रहे हैं। और बहरहाल गोरखपुर की यात्रा पे आए हुए थे अपनी पार्टी के पर्पज़ से, और राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतर चुके हैं और लगातार उसके लिए काम भी कर रहे हैं, प्रयासरत है। देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश की जनता किस तरह से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाती है। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग करे आयुष ठाकुर, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी का खास प्रोग्राम पत्रकार चाय वाला देख रहे थे। जय हिंद।